नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दून स्मार्ट सिटी को भारत सरकार की ओर से साल 2020 के लिए बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है और इसके साथ ही दून को वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिलेगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का यह कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगातार तेजी से हो रहे हैं और जल्द ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। जो जून 2022 तक स्मार्ट सिटी के कार्य होने हैं और जून 2022 तक हमारा पूरा टारगेट है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम उस समय तक ये कार्य ख़त्म कर दें। बाकी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें देखिए अभी अनलॉक होने के बाद से लोग आ जा रहे हैं। जैसे पलटन बाज़ार में भी दिन में सारी गाड़ियां जाती हैं, तो जो दिन भर काम हो सकता था वो अब फिर से रात में ही हो रहा है। दूसरा, सड़कों के कार्य भी चल रहे हैं। मानसून की वजह से थोड़ी सी इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सॉर्ट आउट करें। मिशन 2022 फतह करने को चल रहे आम आदमी पार्टी के अभियान को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। पार्टी लगातार लोगों से संपर्क साध रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत और प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के नेतृत्व में 60 महिलाओं समेत 100 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी ने इन सभी का जोरदार स्वागत किया। नगर अध्यक्ष भी घोषित कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्य जन जन तक जा रहे हैं, लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति एक आस्था जो है वो बन रही है और वो जानते हैं कि इनकी नीयत पूरी तरह साफ है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं कि बातों में कुछ और खातों में कुछ और। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। भाजपा की 3 दिवसीय चिंतन बैठक के आखिरी दिन मिशन साल 2022 के लिए खाका तैयार किया गया। रामनगर में आयोजित चिंतन बैठक में बूथ सम्मेलन से लेकर प्रधानमंत्री की रैली तक के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। बैठक में खास फोकस 252 मंडलों में अपने संगठनों को पूरी तरह से सक्रिय करने पर रहा। बैठक में और क्या कुछ खास रहा, ग्राफिक्स में देखिए। सभी जिले की कार्य समितियों का हमारा पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पर तय किया है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रीगण हैं वो भी जिला स्तर पर मंडल स्तर तक वो सारा भ्रमण का कार्यक्रम मंत्री लोग भी करेंगे। उसके साथ संगठन के हमारे पदाधिकारी भी होंगे, नीचे तक वहीं उसी स्तर पर जाकर और समाधान करें। यानी कुल मिलाकर सारे मंत्रीगण 70 हमने हमारी रचना 70 विधानसभाओं में 252 मंडल की है, उन तक हमें पहुंचना है हमारे मंत्रीगणों के साथ, हमारे पदाधिकारियों को। नैनीताल के तल्लीताल में गांधी चौक के पास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हताशा, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कुंभ मेले में कोरोना जांच घोटाले पर बीजेपी को घेरा है। चेतावनी दी है कि अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देखिए खाने का तेल भी 200 पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम से सारे लोग त्रस्त हैं। खाने का तेल जो है वो भी 200 के पार हो गया है। तो महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चे बेरोजगार हैं। ये भाजपा सरकार खाली मन की बातें तो कह रही है लेकिन जनता की बातें नहीं सुन रही है। हम आज यहाँ पे सारे स्वागत करती हूँ। मांगे हमारी ये हैं कि बेरोजगारी खत्म करें, महंगाई खत्म करें और हम आज इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि महंगाई को कम करें, जिससे कि जनता बेरोजगारी, जिस तरह से लॉकडाउन इन्होंने लगा दिया, होटलियर्स परेशान हैं, हमारे रिक्शे वाले परेशान हैं, हमारे नाव वाले परेशान हैं, सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं। अभी इन लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया था तो उससे सारे लोग हमारे परेशान हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में नशे का अवैध कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़कर अपना भविष्य खराब करने को आमदा है। इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार कोतवाली में CLG मेंबर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मौजूद सभी लोगों ने हरिद्वार CO सिटी को यहां पर हरिद्वार में सुरक्षा से संबंधित तमाम समस्याओं को लेकर अवगत करवाया और साथ ही
नशे पर अंकुश लगाने की बात कही गई। आज की ये बैठक सीएलजी मेंबर के साथ थी। जो सीएलजी मेंबर हैं वो प्रत्येक थाने में बनाए जाते हैं, जो क्षेत्र के विशिष्ट लोग होते हैं और तटस्थ लोग रहते हैं, और वो अपने मोहल्ले की अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक रहते हैं और उनका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसी के संदर्भ में आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें परंपरागत पुलिसिंग की चुनौतियों के साथ साथ जो वर्तमान में पुलिसिंग की चुनौतियाँ हैं, चाहे साइबर क्राइम से संबंधित हो या महिला सुरक्षा से संबंधित हो या नशे के संबंधित हो, इस संदर्भ में भी विस्तार से बात हुई। लोगों के सुझाव लिए गए कि किस तरीके से हम प्रभावी कार्रवाई करके युवा पीढ़ी को इसके प्रभाव में जाने से बचा सकते हैं। चूँकि पुलिस सप्लाई साइड पे काम कर रही है और डिमांड साइड पे भी काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आम जनमानस को उससे निवेदन करें, उनको उनके के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको जवाबदेह बनाएं। उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत करी, जिसमें कोविड काल में 1 मार्च 2021 के बाद परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की शुरुआत की गई है। और इस योजना का लाभ वही पीड़ित परिवार ले सकते हैं जिसमें परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके परिवार में सभी व्यक्ति बेरोजगार हों। तहसील प्रशासन ऐसे परिवारों को चिन्हित करके योजना को धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुटा हुआ है। गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके जरिए बच्चों मिल जाए। तो मेरा सबसे बड़ा बेटा था ये, और इसका हो गया इंतकाल। कमाने वाला यही था घर में, बाकी सब छोटे बच्चे, इसके 5 बच्चे छोटे छोटे हैं। तो सरकार की तरफ से योजना आई है, इसके लिए मैं तहसील में जाए फॉर्म भरने के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के नाम से उत्तराखंड में योजना लॉन्च की गई है। इसमें बेसिकली जो 1 मार्च 2020 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच कोविड के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण कोई अगर डेथ हो गई है, कोई कमाऊ सदस्य है परिवार का, उसकी मृत्यु अगर हो गई है, तो उनके जो बच्चे होंगे 21 साल तक सरकार की तरफ से उनको एजुकेशन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने लक्सर, हरिद्वार, देहात और खानपुर विधानसभा के गांव का दौरा किया, जिसके बाद में उन्होंने शेखपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, जहां पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता सूबे में परिवर्तन की इच्छुक है। वो जहां पर भी जा रही है, वहां आमजन बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से पहले से ही परेशान है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों में बड़ा रोष है और लोग स्वतः ही आ रहे हैं, और हम जैसे मिल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उनसे, तो वह लोग हमारे कुछ पूछने से पहले, पूरी बात कंप्लीट करने से पहले, पूरी करने से पहले वे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। और नाराज़गी जो जाहिर कर रहे हैं वह आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके प्रति कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों में डिससेटिस्फैक्शन है, बहुत रोष है, नाराज़गी है, और वे कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या सोचकर इन लोगों को सत्ता में बैठाया था और आज हमको कुछ नहीं मिला। और महामारी का आप देख ही रहे हैं, कोरोना को किस तरीके से विफल रहा है राज्य में इन लोगों का पूरा सिस्टम, और उसके बाद जो उसके परिणाम आए हैं वो और भी घातक। बैरीनाग के गंगोली घाट में पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश महासचिव नारायण राम आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रदेश की बीजेपी सरकार को फेल करार दिया। कहा कि पिछले 4.5 साल में गंगोली घाट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया विकास कार्य नहीं किया गया। क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने खर्च किए गए बजट की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग भी यहां पर राम आर्या की ओर से की गई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पूरे देश में ही इस डबल इंजन की सरकार फेल है। जो 5 साल तक कांग्रेस शासन में इस गंगोली हाट को एक विकास की गति देने का हमने प्रयास किया था, लेकिन आज वह विकास की गति प्रायः रुक गई है। उदाहरणार्थ के लिए मैं केवल बैरीनाग ब्लॉक का ही, गंगोली हाट विधानसभा के बैरीनाग ब्लॉक का ही उदाहरण ली थी। दोनों ITI कॉलेज प्रायः बंद हो गई और गंगोली हाट में हमने, बैरीनाग में हमने रांची पॉलिटेक्निक खोला था, वो पॉलिटेक्निक भी बंद होने के कगार में है। आपके सहयोग से उस बंद पॉलिटेक्निक को संचालित करने में आपने जो सहयोग दिया, उसी के आधार पर वो आज चला है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रशासन ने 500 बच्चों को चिन्हित किया है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। वात्सल्य योजना में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने कोविड काल में अपनों को खो दिया है और जो परिवार का करता धरता था। यहाँ पर जो बच्चे चिन्हित हुए हैं लगभग 500 के आसपास जो है, उससे 500 से थोड़ा ज़्यादा ही जो है फॉर्म्स हमारे पास आए हैं और वेरिफिकेशन होकर के भी अब जो है एसडीएम के माध्यम से हमें आवेदन प्राप्त होने लगे हैं और जैसे जैसे ये आवेदन प्राप्त हो रहे, मैंने कहा है कि इस सप्ताह तक सभी का वेरिफिकेशन कर लिया जाए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 4 जोन पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। अब वन्यजीव प्रेमी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोविड के चलते मई के पहले सप्ताह में कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटक गतिविधियां बंद कर दी गई थी। कोविड की नई गाइडलाइन और साथ ही लगातार पर्यटकों की मांग को देखते हुए यहां पर प्रशासन ने कॉर्बेट पार्क को खोलने का फैसला लिया है। जून को बरसात सीजन समझकर इसको राजा नेशनल पार्क हो, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, जितने हमारे सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, उनको बंद कर देते हैं। इस बार हमने जो 15 जून की कट ऑफ डेट थी, हालांकि पहले भी झरना गेट ढीला पहले भी खुला था, लेकिन गर्जा गेट और दुर्गापुरी, लोहचौड़ और इवन की ढिकाला भी अगर जिस दिन सड़क बंद नहीं होगी, अगर वो सड़क मार्ग बरसात के कारण बंद नहीं होगा तो हम उसको भी खोल के रखेंगे। पौड़ी के मैदानी इलाकों में लगातार चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने मैदानी इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश यहां पर दे दिए हैं। और इसी कड़ी में पौड़ी के कोटद्वार में चेकिंग के दौरान चौपहिया वाहन चुराने आए 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद कर ली। एसएसपी ने बताया कि तीनों ही बदमाश बिजनौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। पुलिस कोटद्वार द्वारा वाहन चेकिंग कर रहे थे, उसमें कुछ लोग संदिग्ध पाया गया था। उनको पूछताछ करने पर, फिर उनको चेकिंग करने पर उनसे 2 वेपन है, इलीगल वेपन एंड 7 राउंड्स हैं, उनसे बरामद हुआ था। फिर उनको खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। फिर बाद में उनको इंट्रोगेशन किया था, उसमें हमें ये पता चला था वो तीनों हैं बिजनौर जनपद में वांटेड हैं एंड उसमें एक अभियुक्त है राकेश, वो तो रिवॉर्डेड क्रिमिनल भी है वहाँ बिजनौर जनपद का, और ये किसी लूट केस में ये लोग वांटेड हैं एंड हिस्ट्री शीटर भी। लक्सर में पूर्व विधायक तस्लीम अहमद के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। पूर्व विधायक के बेटे महमूद ने सुल्तानपुर चौकी प्रभारी अंकुर शर्मा के साथ हाथापाई करी थी। इतना ही नहीं, विधायक के बेटे ने समर्थकों को बुलाकर वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें वहां से खदेड़ा। दरअसल सुल्तानपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से स्मैक पीने के काम आने वाली एल्यूमिनियम फाइल मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने युवकों की बाइक को सीज कर दिया और आगे की कार्यवाही यहां पर शुरू कर दी। उधम सिंह नगर में लगातार इनामी फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5000 के इनामी बदमाश को एसओजी की टीम ने यूपी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बरेली से गिरफ्तार किया। सन ऑफ लीलाधर है, जिसको आज सुबह 11 बजे बरेली से हमारी एसओजी टीम ने पकड़ा है। ये 5000 का इनामी था। 2015 से ये मफरूर चल रहा था। इसके विरुद्ध जो है एक मर्डर का मुकदमा और साथ साथ उन्होंने लूट भी करी थी। एक अलाउद्दीन मलिक नाम के व्यक्ति को 2015 में थाना सितारगंज क्षेत्र में उन्होंने इसका हत्या करी थी और तभी से ये मफरूर चल रहा था। और इसमें जो है विवाद विवेचना मफरूर में चार्जशीट दी गई थी। फिर इसको मफरूर घोषित करने के बाद इसमें 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। उत्तराखंड के मंगरोल कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव
कुमराड़ा में ईंट भट्टों के संचालक को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चील में रखवाया। आपको बता दें कि कुमराड़ा गांव में 2 बदमाश ईंट भट्टों के मालिक को गोली मारकर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक भट्टे के मालिक ने ईंट भट्टे को किराए पर लिया था, जिसको खाली कराने को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना मंगलौर में मुंडेर गांव में ईंट भट्टे का एक विवाद में आज एक जो यहां पर जो काम कर रहे थे उसमें एक हत्या हुई है और इसमें जो भी मुलजिम है उसकी धरपकड़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। कितने लोग थे? इसमें 2 लोग थे, जैसा प्रकाश में आया है 2 लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके फायर करके इनकी हत्या करी। दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने कोरोना के खतरे के प्रति आम जनता को जागरूक किया और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील करी। थाना अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिससे मिलकर कोरोना को आने वाले दिनों में हराया जा सके। उत्तराखंड शासन द्वारा आज 29/6/2021 की प्रातः 6 बजे से 6 जुलाई 2021 की प्रातः 6 बजे तक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें काफ़ी सेवाओं को छूट दी है और हम लोग जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करते हुए मार्केट में अन्य जगह कार्रवाई करें। देहरादून में करीब 2.5 महीने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। सिद्धपीठ मां, डाटकाली, टपेकेश्वर महादेव मंदिर, झाझरा स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, बालाजी धाम, राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर में श्रद्धालु किसी भी वक्त दर्शन करने के लिए अब आ सकते हैं। हालांकि यहां पर भव्य भंडारा और धार्मिक आयोजन करवाने को लेकर फिलहाल प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप यहां पर भंडारा करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मंदिर में प्रवेश करने पर मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल यहां पर रखना पड़ेगा। आपको यह भी बता दें, देहरादून में 260 मंदिर है, इनमें से 600 पंडित हर दिन यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि 4 धाम यात्रा चले। हाईकोर्ट लगातार सरकार से 4 धाम यात्रा की तैयारियों के बारे में जवाब मांग रहा था। RT-PCR, एंटीजन टेस्ट, ऑक्सीजन, ICU की व्यवस्था और यात्रियों की संख्या का नियंत्रण, ये उच्च न्यायालय की मुख्य चिंताएं थी और इन विषयों पर कोर्ट राज्य सरकार को फटकार भी लगा चुका था। इसके बावजूद भी सरकार 4 धाम यात्रा की पुख्ता इंतजाम के बारे में जानकारी देकर कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण कोर्ट ने फिर से यहां पर फैसला पलट दिया। कोर्ट ने जो आज 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, उसके पीछे राज्य सरकार की लापरवाही, हीला हवाली और राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट को मुतमईन न कर पाना, उनके सवालों का और उनकी क्वेरीज का जवाब न दे पाना। कैसे एंटीजन टेस्ट होगा, कैसे RT-PCR होगा, जो लोग आएंगे अगर बीमार पड़ गए तो उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, राज्य सरकार के पास हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन, इन तमाम चीजों की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में कोई जवाब जब नहीं दे पाए तो हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी। मैं समझता हूं जिस प्रकार से कुंभ में लापरवाही बरती गई RT-PCR, एंटीजन टेस्ट के बारे में, जिस प्रकार से तमाम लोग वहां पर आए लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, वही डर हाईकोर्ट को था और इसीलिए आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।